दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर जो देश हैं उन्होंने किस प्रकार का संगठन बनाया था और किस तरीके से काम हुआ था वहां पर? उसको कहा जाता है G7 संगठन। आज के इस वीडियो में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी जी को इनविटेशन मिला है, वो G7 समिट में जा रहे हैं। क्या उसके पीछे की रणनीति या डिप्लोमेसी है या कूटनीति है, उन पर भी चर्चा करेंगे। और ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कब बना है, पूरे इतिहास पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, एक से दो क्वेश्चन जरूर इससे आपके पूछे जाएंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और देशों का जो निर्णय है वो निर्णायक मंच एक तरह से माना जाएगा। सबसे ताकतवर कौन कौन है इसमें आपके सामने आता है। देखिए, सबसे पहले नंबर आता है यूएसए का। यूएसए के बाद में यूके मिलता है, यूके के बाद कनाडा, कनाडा के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी है, इटली है क्या? हाँ बिल्कुल है। और जापान भी इसमें शामिल रहता है। ये G7 है। यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा माना जाता है और साथ साथ में इसका कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई स्थायी कार्यालय नहीं है और एक ये अनौपचारिक या इनफॉर्मल चर्चा का मंच के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल चर्चा का मंच के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आप यहां पर ये ध्यान में रखेंगे कि G7 कंट्रीज इनमें कौन कौन सी हैं। पहले तो यूएसए, यूके, दो यू हो गए। उसके बाद में कनाडा और फ्रांस याद रखेंगे, जर्मनी, इटली याद रखेंगे, फिर लास्ट में जापान आप याद रखेंगे, है ना। यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई लिखित संविधान नहीं और कोई स्थायी कार्यालय भी इसका नहीं है। एक इनफॉर्मल रूप से बना हुआ एक कंट्रीज का समूह है। 1970 में आर्थिक संकट आता है, वहां से शुरुआत होती है और 1970 के दशक में दुनिया संकट में जब रहती है, उस समय तेल क्राइसिस है, महंगाई है, आर्थिक मंदी है। उस समय पर जरूरत महसूस होती है कि ये जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज या हाईली पावरफुल कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर के कुछ करें। 1975 में 6 देशों ने मिलकर के, पहले ये G6 के नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है। 1975 में रोम बॉलिट समिट के माध्यम से इसे फॉर्म किया गया, G7 कहा गया था। 1976 में आने के बाद कनाडा इससे जुड़ता है और अब बन जाता है ये G7। ठीक है, तो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा जाएगा संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, तो वो कनाडा था जो शामिल नहीं था, बाद में जुड़ा था। कोल्ड वॉर के दौरान 1980 से लेकर के 90 तक G7 सिर्फ आर्थिक नहीं रहा था, ये राजनीतिक शक्ति का समूह भी बन चुका था। मुख्य काम इसका सोवियत संघ का मुकाबला करना था। डायरेक्टली ये उनको ही बीट करने या उनको फेस करने के लिए बना था, डायरेक्टली उसी तरफ ये ओरिएंटेड था। उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने का भी इसका मुख्य काम था। कोल्ड वॉर के बाद रशिया को शामिल किया गया और अब ये G8 बन जाता है 1997 में। ठीक है, 1997 में G8 बन जाता है। रशिया बाहर हो जाएगा 2014 के बाद। क्रीमिएशन एनेक्शन, क्रीमिया का जब एनेक्सेशन देखने को मिलेगा वहां पर 2014 में ये रशिया इससे बाहर हो जाएगा। रशिया ने यूक्रेन का क्रीमियाई क्षेत्र अपने जो क्षेत्र है उसमें मिला लेता है। उसके बाद में फिर पूरा वो अगेंस्ट में होता है और बाकी सारी चीजें, और G7 से ये G7 या G8 जो था उससे रशिया बाहर होगा। अब ये फिर से G7 बन जाएगा। ठीक है, रशिया के बाहर होने के बाद फिर से G7 बन जाएगा। उसके बाद और क्या होता है, G7 क्या करता है, तो दुनिया के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेगा। जैसे वैश्विक लेवल पर आर्थिक विकास करना है, महंगाई और मंदी पर चर्चा करना है, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना है, उस पर ये जो चर्चा है वो G7 में करी जाती है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर भी कामयाब चर्चा होती है, ग्रीन एनर्जी के माध्यम ढूंढे जाते हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों पर चर्चा होती है, सुरक्षा में युद्ध जैसे यूक्रेन वाला है या आतंकवाद है, इन पर भी चर्चा होती है। आधुनिक जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या साइबर सुरक्षा हो गया, उन पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं, जो मेजर जो पावर्स हैं वो यहाँ पर चर्चा करते हैं, जो सदस्य देश हैं वो करते हैं। ठीक है, 7 विकसित देश हुआ करते थे। G7 और G20 दोनों अलग अलग हैं। पहले 7 विकसित देश G7 में प्रतिभाग करते हैं। G20 में प्रमुख 20 देश होते हैं जो कि उसके प्रतिभागी रहते हैं। एलीट ग्रुप इसकी प्रकृति है, लेकिन व्यापक समूह G20 माना जाता है। भारत इसमें G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ प्रतिभागी जरूर रहता है। हर एक G7 समिट में लगातार मोदी जी इसमें शामिल होते हैं। अभी हाल ही वाले में भी गए हैं, उस पर भी आएंगे। तो G7 जो है वो यहाँ पर भारत इसका सदस्य नहीं है, G20 का लेकिन सदस्य है। G20 तो हम लोगों ने पिछली बार आयोजित भी करवाई थी। अच्छा, उद्देश्य क्या है, नीति को बनाना और उसे लागू भी करना। ठीक है, भारत की भूमिका क्या है, भारत G7 का सदस्य नहीं है लेकिन प्रतिभागी जरूर रहता है। हर साल भारत को इसमें बुलाया जाता है।
ठीक है, हर साल भारत को इसमें बुलाया जाता है, मोदी जी जा करके वहां पर आतंकवाद और बाकी सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। भारत की भूमिका ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में है, क्लाइमेट चेंज पर सुझाव देने के रूप में है, डिजिटल इकोनॉमी को बूम करने या बूस्ट करने में भारत को यहाँ पर रखा जाता है। इसी वजह से हमारे मोदी जी यहाँ पर जा करके G7 में शामिल होते हैं और इस बार भी ये शामिल होंगे, उससे रिलेटेड भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। G7 इन मुद्दों पर फोकस कर रहा है, जैसे रूस यूक्रेन का मुद्दा हो गया, रसिया पर प्रतिबंध लगाने की बातें हो गई। रसिया जब इससे बाहर हो गया तो भाई एंटिटी तो रहा नहीं, इस वजह से उस पर प्रतिबंध और बाकी सारी चीजें फिर चलने लगती है। एआई के नियम को सुरक्षित करना है, जलवायु फंड की बात होती है, चाइना चुनौती, सप्लाई चेन को बदलना, इंडो पैसिफिक रणनीति, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार G7 में बातें होती हैं। भविष्य इसका फ्यूचर एनालिसिस, इंडिया और चाइना जैसे देश उभर रहे हैं, G7 की ताकत लगातार कम हो रही है, और भी जो संगठन है वो भी यहाँ पर चर्चा में आते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, नाटो हो गया, और भी रीजनल कॉपरेशन है जो कि अपने आप में स्ट्रेंथ हो रहा है। अच्छा, इंडिया को सदस्य बनाया जाए, आगे ऐसा हो सकता है, रसिया के बाद अब इंडिया को मौका दिया जाए इसका प्रतिभागी, क्योंकि इंडिया हर साल इसमें शामिल होता है। G20 ज्यादा ताकतवर हो जाए, फिर भी G7 अभी भी ग्लोबल फाइनेंस को काफी हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि मेजर जो इकोनॉमीज है वो इसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा, इसकी शुरुआत आर्थिक संकट में हुई थी, लेकिन अब ये वैश्विक राजनीति और युद्ध, जलवायु और तकनीक से जुड़े हुए फैसलों पर बात करता है। इसका जो सदस्य भारत नहीं है, लेकिन इसमें लगातार इसके प्रतिभाग करता है, और आगे चल करके हो सकता है भारत इसका सदस्य भी बन जाए। G7 की शुरुआत 1975 में G6 के रूप में होती है। कनाडा इससे G7 में 1976 में जुड़ता है, तब ये G7 बनता है। रूस इससे 1997 में कोल्ड वॉर के बाद जुड़ता है, तब ये G8 हो जाता है। रूस इससे 2014 में बाहर चला जाता है, तो ये G7 बचता है। सदस्य भारत इसका नहीं है, पर आमंत्रण इसको लगातार मिलते हैं, और प्रकृति इसकी अनौपचारिक समूह के रूप में, अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल एक ग्रुप के रूप में इसे जाना जाता है। इस बार का G7 हो रहा है 2026 का, प्रधानमंत्री मोदी इसमें 15 जून से लेकर के 17 जून तक फ्रांस में होने वाला है इस बार, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिभाग करेंगे, सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 के बारे में अगर बता दें, ये दुनिया के 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था, जैसे हम लोगों ने चर्चा की, उसमें प्रतिभाग, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इसमें शामिल हर बार भारत होता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये सारे कंट्रीज इसमें सदस्य हैं। 1975 में गठन हुआ था। वार्षिक सम्मेलन इसका होता है, और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा के सुधार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर काम किया जाता है। तो G7 का मोटा मोटा रूप हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अगला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को डिटेल में इसी तरीके से पढ़ना है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए सिलेक्शन गाइडर पर। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग 40 क्लासेस में कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस कर रहे हैं, और हर एक टॉपिक को, हर एक क्लास को बहुत अच्छे ओरिएंटेड तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया जा रहा है। हर एक चीज ऐसी डिस्कस हो रही है उसमें जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार देखने को रिपीटेड फॉर्म में मिले। कंप्लीट रिवीजन होगा, और हर एक क्लास आपको पूरे के पूरे एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करी जा रही है, तो आप उसमें प्रतिभाग करिए। बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस कराई जा रही हैं। अगर आप हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।